नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मांग की लोच। सामान्य तौर से मांग की लोच का संबंध मांग की कीमत लोच से समझा जाता है। यद्यपि मांग की लोच की धारणा मांग की आय, क्रॉस और स्थानापन्न लोचों से भी संबंधित होती है। मांग की जो कीमत लोच है मांग की कीमत लोच, इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी उसमें प्रभाव पड़ेगा उसको मांग की लोच कहते हैं, मांग की कीमत लोच। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल और लिप्सी, इन अर्थशास्त्रियों ने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है, परिभाषा दी है। इसको भी हम लोग देखते हैं। मार्शल कहते हैं कि बाजार में मांग की लोच इस बात के अनुसार अधिक या कम होती है कि कीमत में निश्चित कमी होने पर मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि हो, तथा कीमत में निश्चित वृद्धि पर अधिक या कम हो। मार्शल ने ऐसा कहा है। लिप्सी ने क्या कहा है? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात मांग की लोच है। इसे कहा है लिप्सी ने। प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। और ये जो इलास्टिसिटी है, लोच है प्राइस की, इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं? मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। और प्रतिशत परिवर्तन को मापने के लिए क्या है कि जो भी परिवर्तन हुआ हो वह बटे मूल। जैसे मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा, मात्रा को लिखते हैं क्वांटिटी, तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होगा डेल्टा क्यू बटे क्यू। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो तो डेल्टा पी बटे पी। अर्थात इसका जो सूत्र बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। कीमत लोच बराबर डेल्टा क्यू बटे क्यू। इसका मतलब हो गया मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और बटे डेल्टा पी बटे पी, इसका मतलब हो गया कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी बटे पी, इसको जब हम हल करेंगे तो यह इसके साथ गुणा होगा, क्यू की गुणा होगी डेल्टा पी के साथ, और डेल्टा क्यू की गुणा होगी पी के साथ। इसकी इसके संग होगी, इसकी इसके संग होगी। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये चीज आएगी। क्या आएगी? डेल्टा क्यू बटे क्यू। ये पहली ऊपर वाली संख्या थी, माफ कीजिएगा, ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी कि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ये लिखा है। इसको जब हमने भाग में था, इसको जब और हल किया तो गुणा में अभी बताया था, तो गुणा होने पर पी ऊपर आ गया और डेल्टा पी नीचे चला गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको और सुविधा के लिए क्या करेंगे कि डेल्टा पी डेल्टा वाले एक तरफ कर लें, परिवर्तन वाली जो प्रॉपर्टी है वो एक तरफ कर लें, और जो मूल है उनको अलग कर लें। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी। इस डेल्टा क्यू के साथ इसको लिखेंगे यहाँ,
और इस क्यू को इधर लिख देंगे। प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, जैसे इस जगह पर 2 हो, यहाँ पर 4 हो, तो 4 दूनी 8, चाहे इधर करो चाहे उधर करो, उसका मतलब तो 8 ही रहेगा। तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणा पी बटे क्यू। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि माइनस से क्यों लगा है। माइनस इसलिए लगाया जाता है कि जो मांग की कीमत लोच होती है, मांग की कीमत लोच, उसका गुणांक जो है वो सदैव ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि जब कीमत में परिवर्तन होता है, जब प्राइस चेंज होता है, तो मांग जो है वो विपरीत दिशा में गति करती है। मतलब यदि कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। एक में माइनस तो एक में प्लस। अगर माइनस माइनस हो, प्लस प्लस हो, तो उसका गुणांक धनात्मक होगा। अब चूंकि विपरीत होते हैं इसलिए ऋणात्मक, लेकिन सुविधा के लिए इसको हम इस चिन्ह को नहीं लेते हैं। हो सकता है कहीं परीक्षा में मिले तो ये चिन्ह न लगा हो। अब हम लोग ये देखते हैं कि किन स्थितियों में मांग की कीमत लोच क्या हो सकती है। मांग की लोच इकाई, इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य या अनंत हो सकती है। इकाई लोच कब होगी? इकाई लोच का मतलब जब डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी ये 1 के बराबर हो। मतलब जितना परिवर्तन क्यू में हुआ उतना ही परिवर्तन पी में हो, या इसको मेन देखना है, जितना परिवर्तन पी में हुआ उतना ही परिवर्तन क्यू में हो, तभी तो 1 आएगा। और जब ऐसा हो दोनों में समान परिवर्तन तो उसे कहेंगे इकाई लोच। वही चीज लिखिए, जब मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के ठीक अनुपात में हो। मतलब अगर 10% परिवर्तन प्राइस में हुआ तो 10% परिवर्तन क्वांटिटी में हो जाए, तब ऐसी अवस्था में इसको हम इकाई लोच कहेंगे। और इसको आप इस चित्र में देख रहे हैं। ओ ए कीमत पर मांग थी ओ बी, ये थी, और जैसे ही कीमत घटी A1 हुई, ओ A1 यहाँ पर मांग हो गई ये ओ B1, ये मांग। इधर ये चेंज हुआ है, इधर यह चेंज हुआ है, तो डेल्टा पी प्राइस इधर है, कीमत हमने इधर ली है, और मांगी गई मात्रा इधर है एक्स अक्ष पर। तो जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतनी ही मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। लगभग ये दोनों खंड आपको सेम दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो लोच है वो इकाई है, इकाई लोच कहेंगे। अब इकाई से अधिक लोच कब होती है? इकाई से अधिक लोच तब होती है जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन में, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के अनुपात से अधिक हो। मतलब कि कीमत में थोड़ा परिवर्तन हुआ और मांगी गई मात्रा में अधिक परिवर्तन हो जाए, ऐसी स्थिति में उसको इकाई से अधिक लोच कहते हैं। और इसे साधारण रूप से सापेक्षतया लोचदार मांग भी कहते हैं। प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सापेक्षतया लोचदार मांग किसे कहते हैं? इकाई से अधिक लोच होने पर, इकाई लोच होने पर, या इकाई से कम होने पर, या अन्य कोई विकल्प बना सकता है। और इसका चित्र यह आप देख रहे हैं। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि जो डेल्टा पी है ये बहुत ही छोटा है। A1 यहाँ पर भी हम कोई नाम दे दें, ये इतना क्षेत्र, इतना क्षेत्र जब कीमत में परिवर्तन हुआ है तो इधर आप देख रहे हैं क्वांटिटी में उसकी अपेक्षा अधिक है। कीमत में थोड़ा परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में अधिक परिवर्तन, तो इसको कहते हैं सापेक्षतया लोचदार मांग।
इसकी अपेक्षा ये अधिक लोचदार है, और ये स्थिति होती है इकाई से अधिक लोच। दोस्तों, इकाई से कम लोच तब होती है जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के अनुपात से कम हो। तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम होती है। जैसे कीमत में 20% परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में 10% परिवर्तन हो। हमने पहले बताया था, मेन जो पॉइंट में रखना है कीमत को, कि कीमत के सापेक्ष मांगी गई मात्रा में अधिक परिवर्तन हो रहा है या कम। अगर कम परिवर्तन हो रहा है तो कम लोच है, इकाई से कम लोच है। अधिक परिवर्तन हो रहा तो इकाई से अधिक लोच है। बराबर हो रहा तो इकाई लोच है। अन्य भी होते हैं। इसको कहते हैं सापेक्षतया बेलोच मांग। इसे सापेक्षतया बेलोच मांग भी कहते हैं। और इसका जो चित्र बनता है इस तरीके से बनता है आपका। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये है खंड डेल्टा पी। इतना जब कीमत में परिवर्तन हुआ तो इसके सापेक्ष इतना परिवर्तन क्वांटिटी में हुआ या मांगी गई मात्रा में हुआ। तो इसलिए इसको सापेक्षतया बेलोच मांग कहते हैं। पूर्णतया बेलोच नहीं, सापेक्षतया बेलोच। इसकी अपेक्षा ये उतना लोचदार नहीं है। शून्य लोच कब होती है? जब मांग की लोच शून्य तब होती है जब कीमत में कितना भी परिवर्तन हो पर मांगी गई मात्रा में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होता। और इस स्थिति में मांग की कीमत लोच बिल्कुल बेलोच होती है। जैसे कीमत में 20% परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन न हो, तो इसे पूर्णतया बेलोच मांग कहते हैं। पूर्णतया बेलोच मांग का मतलब यही है कि कीमत में 20% परिवर्तन हुआ और इतना होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन न हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ईपी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या प्राइस इलास्टिसिटी ये होगी 0/20% बराबर 0। और इसका चित्र इस तरीके से बनता है। यह चित्र है शून्य लोच। मतलब कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इधर कुछ है नहीं। जितनी डिमांड OA1 कीमत पर जितनी डिमांड थी, OA1 कीमत डिमांड OD, OA कीमत डिमांड OD और ऊपर बढ़ जाए तब भी कितना भी परिवर्तन हो जाए या नीचे आ जाए कीमत तो डिमांड उतनी ही रहे, तो इसे कहेंगे शून्य लोच। और इसी का विपरीत होती है अनंत लोच। अनंत लोच का मतलब मांग की कीमत लोच अनंत तब होती है जब कीमत में बहुत ही कम परिवर्तन होने पर, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल परिवर्तन न हो, बहुत कम परिवर्तन हो, नाम मात्र का परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाए। कीमत में मामूली परिवर्तन हुआ और मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाए, तब इसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। और इसका चित्र इस ढंग से बनाया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि OD कीमत पर यह मांग है, यह मांग है और बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल सेम नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है जरा सी, तो फ्लेक्सिबल ना करते हुए तो सीधे ऐसे बना दिया गया है। तो उसी कीमत पर OD कीमत पर OB1 और भी आगे नाम दो और भी आगे बढ़ता जाएगा। इस तरीके से कीमत में बहुत कम परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो न दिखे और मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाए, इसको कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। उम्मीद है
आपके मांग की लोच समझ में आई होगी। इसके बाद में हम लोग इसके मापने की विधियां देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।